नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत की श्रम व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव पहले कभी नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने दावा किया कि बरसों से चले आ रहे 29 बिखरे बिखरे श्रम कानूनों को हटाकर 4 सरल, साफ और आधुनिक लेबर कोड लागू करना उसी तरह ऐतिहासिक है जैसे एक पुरानी टूटी फूटी इमारत गिराकर उसकी जगह एक नया भवन खड़ा कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि इस नए भवन की नींव किसके लिए मजबूत की गई है, मजदूरों के लिए या उद्योगों के लिए? और वह पुराना ढांचा जिसे 29 कानून कहा जाता था, क्या सचमुच इतना भारी और बेकार था कि उसे तोड़ना ही एकमात्र रास्ता था? या यह सरलीकरण सिर्फ उस शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिश है जिसमें सरकार कई जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ लेती है और उद्योग सामाजिक सुरक्षा की जगह लाभ हानि की गणना के हिसाब से मजदूरों का इस्तेमाल एक संसाधन की तरह करने लगते हैं? 29 कानूनों को हटाने का मतलब यह है कि अब मजदूर के पास शिकायत करने, न्याय मांगने, वेतन और काम की शर्तों पर सवाल उठाने के लिए वे सारे अलग अलग रास्ते खत्म हो गए जिनमें से कोई न कोई रास्ता उसे राहत दे सकता था। 4 कोड बनाने का मतलब है कि अब पूरा तंत्र केंद्रीकृत है, पर केंद्रीकरण का फायदा किसे मिला, यह समझना इस पूरे खेल का असली खेल है। सुधार शब्द में आकर्षण है, लेकिन सुधार किस दिशा का होता है यह असली मुद्दा है। यही वजह है कि 4 लेबर कोड भारी सवालों के घेरे में है। पहले समझना जरूरी है कि 29 कानून क्या करते थे। वे मजदूरी, काम के घंटे, फैक्ट्री सुरक्षा, मातृत्व लाभ, न्यूनतम वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, औद्योगिक विवाद, यूनियन अधिकार, कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की सुरक्षा, माइंस एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, बीड़ी और सिनेमा कर्मचारियों जैसे सेक्टर्स के विशिष्ट कानून शामिल थे। यानी एक फ्रेमवर्क ऐसा था जिसमें मजदूर चाहे जहां काम करता हो उसकी सुरक्षा अलग अलग कानूनों के जरिए सुनिश्चित थी। उद्योग जगत का सबसे बड़ा तर्क यही था कि इतने सारे कानूनों से भ्रम, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक बोझ बढ़ता था। लेकिन मजदूर संगठन कहते थे कि यही कानून उनके अधिकारों की ईंट पर ईंट की तरह रक्षा करते थे। जब सरकार ने 29 को हटाकर 4 कोड बनाए तो उसने सबसे पहले मजदूरी की परिभाषा को कम कर दी। यह एकीकृत परिभाषा सुनने में ठीक लगती है, लेकिन असल में इससे उद्योगों को एक नई सुविधा मिली और मजदूरों के लिए एक नया खतरा खड़ा हो गया। नए कोड के हिसाब से बेसिक सैलरी प्लस डीए मिलाकर कुल वेतन का 50% होना अनिवार्य है। पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना इसी पर आधारित होगी। इससे मजदूर का पीएफ बढ़ेगा लेकिन हाथ में आने वाला वेतन घटेगा। कंपनियां अलाउंसेस देकर बेसिक कम कर रखती थी, अब ऐसा नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसका उल्टा असर यह होगा कि कंपनियां अस्थायी भर्तियों को कम करेंगी और कॉन्ट्रैक्ट तथा आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। यह बदलाव मजदूर के पक्ष में नहीं बल्कि लागत घटाने वाले उद्योग के पक्ष में जाएगा। अब बात करते हैं कि इस बदलाव से कौन ताकतवर बन रहा है। सबसे पहले उद्योग जगत। उन्हें बेरोक टोक काम करने, भर्ती और छटनी में सुविधा, यूनियन दबाव कम करने और कानूनी लड़ाइयों से बचने की राह मिल गई है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों तक की कंपनियों को बिना सरकारी अनुमति के छटनी या बंदी करने का अधिकार देना उद्योगपतियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। पहले जिन कंपनियों को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी वे अब सीधे फैसला ले सकती हैं। इसका सीधा मतलब है कि उद्योग की ताकत बढ़ी और मजदूर की नौकरी की गारंटी कमजोर हो गई। यूनियन बनाने के नियम भी ऐसे बदल गए हैं कि मजदूरों की सामूहिक आवाज़ पहले से कमजोर हो जाएगी। हड़ताल के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना एक ऐसी शर्त है जो असल संघर्ष को कमजोर बनाती है। हड़ताल वैसे ही अंतिम विकल्प होती है, अब उस पर भी ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं कि मजदूर की आवाज़ कागज में बंध कर रह जाएगी। यह ओपन सीक्रेट है कि उद्योग जगत हमेशा यूनियनों को कमजोरी की नज़र से देखता है और सरकार ने सुधार के जरिए उद्योगों की इस लंबी मांग को पूरा कर दिया। अब बात करें कि कौन कमजोर हुआ। सबसे पहले तो वही मजदूर वर्ग जो भारत की रीढ़ है। मजदूर का वह सुरक्षा तंत्र जो 29 कानूनों में अलग अलग तरह से शामिल था, अब 4 कोड में समा गया है। लेकिन इन 4 कोडों का ढांचा ऐसा नहीं है कि वह मजदूर को तुरंत राहत दे या उसके अधिकारों को उतनी मजबूती से स्थापित करे जितनी पुराने कानून देते थे। व्यवहार में कोड एक एकीकृत ढांचा देते हैं, लेकिन यह ढांचा मजदूर से ज़्यादा उद्योग के लिए अनुकूल है। मजदूरों के सामने अब एक ही कोड में सीमित प्रावधान है और राहत के रास्ते भी कम हो गए हैं। सरकार यह कहती है कि गिग वर्कर्स यानी जोमेटो, उबर, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर
काम करने वालों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। यह बात कागज पर अच्छी लगती है, लेकिन इस फंडिंग का बोझ कौन उठाएगा? कंपनियां या सरकार, या मजदूरों के नाम पर नया टैक्स? अभी यह स्पष्ट नहीं है। यह अनिश्चितता मजदूरों के लिए नया तनाव है। गिग वर्कर्स की दुनिया पहले ही अनिश्चित आय, लंबा काम, जोखिम और बिना सुरक्षा के चलती है। नया कोड कहता है कि उन्हें सुरक्षा मिलेगी, पर यह वायदा है, व्यवस्था थोड़ी है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे सरकार अपने कंधे हल्के कर चुकी है। पहले कई कानूनों की जिम्मेदारियां राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों में बटी होती थी। अब एकीकृत कोड में केंद्र ने फ्रेमवर्क बना दिया है, लेकिन इसके अमल की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। राज्यों के पास न तो पर्याप्त निरीक्षक है, न प्रशिक्षण, न डिजिटल सिस्टम, न बजट और न राजनीतिक इच्छा शक्ति। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने कानून बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली और लागू करने की छड़ी राज्यों को पकड़ा दी। यह जिम्मेदारी से मुक्ति का सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा निरीक्षण की व्यवस्था को रिस्क आधारित और डिजिटल कर देना भी सरकार के बोझ को कम करता है। पहले निरीक्षक फील्ड में जाते थे, भले ही व्यवस्था में भ्रष्टाचार था, मगर मजदूर की कम से कम कुछ सुरक्षा बनी रहती थी। अब निरीक्षण ऐप और डेटा के आधार पर होंगे। जहां कंपनियों को सुविधा मिलेगी, वहीं मजदूरों को कम शिकायत और कम निगरानी का मतलब अधिक जोखिम मिलेगा। यह बदलाव सरकार को कम जिम्मेदार और उद्योगों को अधिक स्वायत्त बनाता है। 4 कोडों का यह खेल मजदूर के जीवन में असल चुनौती पैदा करता है। अस्थिर नौकरी, कम हाथ का वेतन, ज़्यादा टैक्स, यूनियन कमजोरी, छटनी आसान, सुरक्षा अनिश्चित। और उद्योग के जीवन में एक नई राहत, कम नियमन, कम सरकारी हस्तक्षेप, छटनी पर कोई रोक नहीं और लागत नियंत्रित रखने पर पूरा मौका। अब सवाल यह है कि इस पूरे खेल में सरकार कितनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी है। पहली जिम्मेदारी थी मजदूर की सुरक्षा, अब वह राज्यों पर है। दूसरी जिम्मेदारी थी उद्योगों को नियंत्रित रखने की, अब वह स्वनियमन में बदल दी गई है। तीसरी जिम्मेदारी थी मजदूरों की यूनियन और सामूहिक अधिकारों को संतुलित रखना, अब उस पर नए नियम लगा दिए गए हैं। चौथी जिम्मेदारी थी गिग वर्कर्स की सुरक्षा, अब उसका बोझ कंपनियों पर डाल दिया गया और खुद सरकार बीच में से निकल गई। सरकार ने सिर्फ फ्रेमवर्क दिया है, जमीन की जिम्मेदारी खुद नहीं रखी। 4 लेबर कोड की पूरी सच्चाई यही है कि सरकार ने 29 कानूनों की जटिलता हटाने के नाम पर एक ऐसा ढांचा बनाया है जिसमें उद्योग ताकतवर हुए हैं, मजदूर कमजोर हुए हैं और सरकार अपनी कई जिम्मेदारियों से आराम से पीछे हट चुकी है। यह सुधार नहीं, शक्ति संतुलन का नया चेहरा है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में कानून सिर्फ सुधार नहीं करते, वे समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा भी करते हैं। और जब रक्षा कमजोर हो जाती है तो सुधार बहुत बार सिर्फ शब्द बनकर रह जाते हैं। कुल मिलाकर इन 4 कोड की कानूनी समझ से अगर आप आगे का भविष्य देखें तो अब केंद्र सरकार राज्यों को काम पर लगाने की पूरी जिम्मेदारी के साथ मुस्तैद होते हुए अपने आप को नीति नियंत्रण के तरीके से लाने का प्रयास कर रही है। और अगर हर क्षेत्र में ऐसा हो गया तो यकीनन हम आप सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी के हिस्से होंगे। जय हिंद, जय भारत।